नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इसी तरीके का कुछ बयान बिहार के एक शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का भी आया था और एक दक्षिण भारत के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी राम को लेके एक अमर्यादित टिप्पणी की है। क्या है कि अगर देखें हम स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेके, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो परिवार था, जो उनके पिताजी या उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स रहे होंगे, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जब स्वामी प्रसाद रखा होगा, स्वामी मतलब भगवान, प्रसाद मतलब प्रसाद, भगवान का प्रसाद। स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर नाम का संधि विच्छेद किया जाए तो कुछ ऐसा ही होगा। इसका अर्थ ये है कि जो उनके पिताजी रहे, उनके परिवार के लोग रहे, उनका धर्म में विश्वास था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उनका धर्म में विश्वास है या नहीं है। कारण क्या है कि वो समय समय पे जैसी ज़रूरत होती है, जैसा उनको लाभ होता है, वैसा करते जाते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसका एक अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की यात्रा को, राजनीतिक यात्रा को देखें तो बात बहुत साफ हो जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा राजनीतिक जो जीवन है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ था। बहुजन समाज पार्टी ने जो दलित आंदोलन शुरू किया था और जब वो नारा देती थी कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तो ये नारा उस दौर का था और उसी दौर में वो धर्म को लेके भी उसकी अपनी एक अलग व्याख्या होती थी। देवी देवताओं को लेके मायावती की सीडी बहुत पहले एक बार वायरल हुई थी। वो ज़माना सीडी का था, सोशल मीडिया का नहीं था, लेकिन सीडी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने देवी देवताओं के बारे में अपनी एक सभा में कहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य उसी पार्टी से आते हैं, लिहाजा उनकी सोच को आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन उनकी ये सोच तब तक रही जब तक वो बहुजन समाज पार्टी में थे, और बहुजन समाज पार्टी की भी सोच तब तक थी जब तक उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला नहीं अपनाया था। जब मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया, जिसमें दलित, ब्राह्मण और इन गठजोड़ को तैयार किया, तो उन्होंने जो हिंदुओं के खिलाफ बातचीत करना था, बयान देना था, वो सारा कुछ बंद कर दिया। और उस समय हाथी जो चुनाव चिन्ह है बहुजन समाज पार्टी का, उसके बारे में कहा गया कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो आप देखिए राजनीति क्या है, राजनीति में कोई धर्म जाति नहीं होती। जैसा लाभ, जैसा अवसर, वैसी धर्म, वैसी जाति, वैसी राजनीति। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। उनकी जो पुत्री हैं वो आज भी भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिसके बारे में उन्होंने 2022 के चुनाव के पहले कहा था, जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, कि भारतीय जनता पार्टी सांप है और मैं नेवला हूँ। उस समय उनको लग रहा था कि 2022 का जो चुनाव है विधानसभा उत्तर प्रदेश का, वो भाजपा हार जाएगी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी, और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ चले गए थे। बहरहाल वो चुनाव समाजवादी पार्टी में सरकार नहीं बना पाई, और अब एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने अस्तित्व की तलाश कर रहे हैं। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा होता है, देखिए नेता का क्या होता है कि वो चाहता है कि रोज़ बयान ऐसे देता रहे जिससे सुर्खियों में बना रहे। सुर्खियों में बनी रहने की आदत के कारण ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेके ये टिप्पणी की है। अब चूँकि दौर दूसरा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की चौतरफा आलोचना होने लगी। देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, उन्होंने इस बात को रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी भी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और तुष्टीकरण करने के लिए आज वो रामचरितमानस का इस तरह से विरोध करने का काम कर रहे हैं। और जबकि ये बात सच है कि हर घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है, जनता से पूरी तरह से कट गए हैं, और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की आज रामचरितमानस का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जब भी चुनाव होंगे तो जनता इसका जवाब ईवीएम में अपना बटन दबा करके देगी। राकेश त्रिपाठी की बात
को ही आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता हैं ब्रजलाल, जो रिटायर्ड पूर्व IPS अधिकारी हैं, वो भी दलित संवर्ग से आते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, आप इस ट्वीट को पढ़िए तो आपको लगेगा कि क्या ब्रजलाल ने कहा है और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कहना चाहते हैं। देखिए क्या है ना कि हर नेता अपने हिसाब से चीज़ों को लेता है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने हिसाब से लिया है। और केवल ब्रजलाल, राकेश त्रिपाठी ही नहीं, अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी में रही हैं और मुलायम परिवार की छोटी बहू हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आज उनका रुख बिल्कुल अलग है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर अपना एक बयान जारी किया है, आप उसको सुन लीजिए। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में, ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है। तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है। और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं, तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात। अपर्णा यादव के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं शिवपाल सिंह यादव का बयान। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, ये उनका अपना बयान है और इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। तमाम वो पत्रकार जो अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, कहा जाता है कि जिनकी सलाह पे अखिलेश यादव चलते हैं, उन्होंने भी अपने तमाम जगहों पे लिखा है कि इस बयान से अखिलेश यादव नाराज़ हैं, लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य का वो समर्थन नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि अगर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज़ हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन उठाते हैं, और अखिलेश यादव अगर एक्शन नहीं उठाते हैं तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। अब एक और बात उठती है कि आखिर क्या वजह है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण भारत हर जगह पे राम रामायण के खिलाफ एक आंदोलन चल गया है। हर आदमी बोल रहा है राम को लेके, रामचरितमानस को लेके और रामायण को लेके। क्या है कि 2024 का जो चुनाव है, अभी तक जितने भी चुनाव होते थे उसमें ये माना जाता था कि भाई क्या मुद्दा होगा विपक्ष का, या सरकार पे कैसे वो हमला करेगी। अब विपक्ष के पास सिर्फ एक मुद्दा बचता है कि वो ये कहे कि रामचरितमानस में क्या गड़बड़ियाँ हैं, हिंदू धर्म में क्या गड़बड़ियाँ हैं, क्योंकि उसे ये कोई समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से वो जो केंद्र की मोदी सरकार है उसको घेरे, कौन से मुद्दे उठाए जिसको जनता समर्थन करेगी। असल में ये जो मुद्दे होते हैं इनसे जनता तो नहीं समर्थन करती, हाँ मीडिया थोड़ा सा इन चीज़ों को हाईलाइट कर लेता है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। वैसे 2 दिन से लगातार मीडिया बात कर रहा। मैं पहले इस विषय पे बात करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं,
हमें आप लोगों के बीच इस बात को रखना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो राजनीति है वो बहुजन समाज पार्टी से शुरू हुई, वहाँ उनकी एक विचारधारा थी। उसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए, वहाँ उनकी एक विचारधारा थी। भारतीय जनता पार्टी में वो खुद आए, उनकी जो पुत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। वो अपने पुत्र को भी चुनाव लड़वाना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने से इनकार किया, लिहाजा वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और समाजवादी पार्टी में चले गए। अब देखिए, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जो आज मौर्य समाज के हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव करना चाहते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य को पावर मिलनी थी, जब उनको ये था कि वो अपनी जाति के लोगों को कुछ दे सकते हैं, तब उन्होंने जाति के लोगों को कुछ नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लोगों को दिया। पुत्री को सांसद बनवाया और बेटे को वो विधायक बनवाना चाहते थे। जब ये बात उनकी नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और उनको लगा कि वहाँ वो अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, लिहाजा अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इन बयानों के जरिए चर्चा में रहना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के समय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, पावरफुल नेता थे। अगर रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाना था तो उस समय उनको प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, वो एक प्रस्ताव ला सकती हैं कि भाई बहुत जनमानस रामचरितमानस के खिलाफ है, हमारे पिताजी रामचरितमानस के खिलाफ हैं, तो हम एक प्रस्ताव लाते हैं कि भाई इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्या ऐसा साहस स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी कर सकती हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य तो नहीं कर सकते, एमएलसी हैं वो, समाजवादी पार्टी ने उनको विधान परिषद भेजा है। क्या वो विधान परिषद में कोई ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं? अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप समझ लीजिए कि ये एक कोरी बयानबाजी है, सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई और जो उनका मंतव्य है वो नहीं है, चर्चा में बने रहना चाहते हैं। जितने भी विरोधी दल हैं उनको लग रहा है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करना चाहते हैं तो हम हिंदुत्व के ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुत्व अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेगा, हिंदुत्व का मतलब कि वो जातियां जो ओबीसी हैं, दलित हैं और हिंदू की दूसरी जातियों में आती हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। असर ये है कि पिछले कुछ चुनाव में 2014 से लेके और जो 2023 चल रहा है, अब तक जितने भी चुनाव हुए वहाँ देखा गया है कि जो जातीय समीकरण थे राजनीतिक दलों के वो ध्वस्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बैकवर्ड के वोट मिल रहे हैं, जो मोस्ट ओबीसी अति पिछड़े हैं उनके वोट मिल रहे हैं और दलितों के भी वोट मिल रहे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मुँह की खानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया है और इन जातियों में सेंध लगाई जिसको मंडल की जातियां कहा जाता था। आज के दौर में जो है भारतीय जनता पार्टी का जातीय जो बेस है, जो पहले कभी बनिया और ब्राह्मण और ठाकुर अपर कास्ट होती थी, वो अब बदल गया है। अब वहाँ उनके साथ बहुत सारी जातियाँ जुड़ गई हैं और लिहाजा भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विजय की तरफ बढ़ती है। ये बात जो दूसरे विपक्ष हैं उनको समझ नहीं आ रही है और वो वापस वो 90 का जो मंडल का दौर था उसको वापस लाना चाहते हैं। इसी कारण बिहार में नीतीश कुमार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना की जाए, जिससे कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको अलग किया जा सके, वो भारतीय जनता पार्टी की जो खेमा है उससे अलग हों। ये जो बयान दिए जा रहे हैं कि रामचरितमानस में पिछड़ी जातियों को, महिलाओं को, दलितों को गलत कहा गया है, ये भी उसी का एक नतीजा है जिससे लोग रामचरितमानस को पढ़ना बंद करें और जो भारतीय जनता पार्टी है उससे अलग हो जाएं, क्योंकि ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। तो हिंदुत्व से पिछड़ी जातियां, दलित जातियां अलग हों, इसका प्रयास इस बयान के जरिए किया जा रहा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य भूल जा रहे हैं कि आज भी जब हम गाँव में जाते हैं तो दलित और पिछड़ा वर्ग
सबसे ज़्यादा रामचरितमानस राम को मानता है। शायद ही कोई ऐसा दलित हो जो राम को न मानता हो। कुछ जो बुद्धिजीवी किस्म के लोग हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, वो हर दौर में एक अलग उसमें रहते हैं, आलोचना की नज़र से चीज़ों को देखते हैं। लेकिन आम जनमानस मंदिरों में दर्शन करने जाता है, राम को मानता है, देवी को मानता है, देवताओं को मानता है, इनकी पूजा करता है। वो किस तरीके से राम को गाली दे सकता है या राम को गाली देते हुए किसी को बर्दाश्त कर सकता है? यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए और उन्हें पिछड़े रास्ते से वहाँ पे जाना पड़ा, विधान परिषद सदस्य बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर चुनाव जीत जाते, समाजवादी पार्टी को बढ़त दिला लेते, तो उनकी सरकार होती। चुनाव जीतना सिर्फ बयानों के बस की बात नहीं है। कम से कम आप जिस विचारधारा के साथ हैं उसके साथ आपको खड़े होते दिखना पड़ेगा। अगर आप दलित बिरादरी के साथ थे या दलित जो आंदोलन था उसके साथ थे, तो आपको उसे छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को आप पहले मनुवादी कहते थे। 2014 में भी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने गणेश को लेके कहा था, गोबर गणेश, उसके तमाम मुकदमे भी हुए। और अभी जब उन्होंने रामचरितमानस को लेके कहा तो लखनऊ से लेके और बाकी तमाम शहरों में उसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया, लोगों ने मुकदमे थानों में लिखाए। और देखिए ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आगे इसका अंजाम देखने को मिलेगा कि जब मुकदमे कायम हुए हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार करती है और किस तरीके का एक्शन पुलिस लेती है। अगर इसमें कोई सही तरीके का एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आलोचना खुल के करेंगे और लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। इससे एक सामाजिक समरसता बिगड़ती है, आपस में भेदभाव बढ़ता है और ये जो समाज का वैमनस्य बढ़ाने का काम करता है। लिहाजा ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि वो बयान देने से पहले सोचें। रामचरितमानस की आलोचना कोई नई बात नहीं है, लेकिन रामचरितमानस की आलोचना करने वाले हाशिए पे चले गए और रामचरितमानस का जो प्रभाव है वो बढ़ता गया। कहा जाता है कि रामचरितमानस का पाठ अगर जिसने सही तरीके से कर लिया, उसके भाव को समझ लिया, उसे कभी जीवन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पूरी तौर से रामचरितमानस हमारे जो समाज है उसका एक हिस्सा है, धर्म ग्रंथ है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि रामचरितमानस धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ है या नहीं, ये तय करने का काम उस समाज का है। हिंदू समाज रामचरितमानस को अपना धर्म ग्रंथ मानता है। पूजा पाठ सबसे ज़्यादा किसी पूजा में अगर किसी चीज़ की पूजा की जाती है हिंदू धर्म में तो रामचरितमानस है। रामचरितमानस है, हनुमान है, हनुमान का पाठ है, हनुमान का महत्व है। तो राम और हनुमान का जो महत्व है उसको अगर वोट के लिए नकारा गया तो समाज उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग इसकी आलोचना करने के बाद भी चर्चा में रह सकते हैं, लेकिन उनका कोई आधार नहीं बन पाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने इतने लंबे समय तक हमें सुना। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे कि हम नए नए वीडियोज़ आपके सामने ला सके, हमारा वीडियो आपको मिल सके। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।